हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने कुछ थ्योरीज डिस्कस करी थी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और क्लासिकल एंड ओपेरेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थॉर्नडाइक के लॉज डिस्कस करेंगे। थॉर्नडाइक की एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी है जिसको एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। Thorndike propagated his theory with the help of experiments performed on chickens, rats, and cats. For this purpose, he put them under different learning situations and studied them carefully. With the help of these experiments, he tried to evolve certain laws and propagated his theory of connection or trial and error learning. थॉर्नडाइक अपने एक्सपेरिमेंट्स किस पे करते थे? एनिमल्स पर करते थे, जो कि थे चिकन्स, रैट्स या फिर कैट्स। इन्हीं से ही उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग डेवलप करी है। Actually do Thorndike's experiment on the cat in the puzzle box we are going to discuss. He put a hungry cat in a puzzle box. There was only one door for exit which could be opened correctly manipulating a latch. Latch को correctly manipulate करके वो डोर को खोला जा सकता था। पजल बॉक्स में जो एक्सपेरिमेंटर है उन्होंने क्या किया, एक भूखी कैट को उस पजल बॉक्स में रख दिया। A fish was placed outside the box. The smell of the fish worked as a strong motive for the hungry cat to come out of the box. तो उस पजल बॉक्स के बाहर उन्होंने एक फ़िश को रख दिया ताकि वो जो स्मेल है फ़िश की वो एज अ बेट काम करे, एज अ स्ट्रॉन्ग मोटिव काम करे उस हंग्री कैट के लिए, ताकि वो बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करे। कंसिक्वेंटली कैट मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू कम। ने ट्राई भी किए, वो हर पूरी कोशिश कर रही थी उस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि बाहर फ़िश रखी थी और वो फ़िश तो कैट की फेवरेट होती ही है। तो उस फ़िश को खाने के लिए, और ऊपर से वो भूखी थी, तो और ज़्यादा वो एफ़र्ट्स कर रही थी उस बॉक्स से बाहर आने के लिए। कैट ट्राइज टू स्क्वीज थ्रू एवरी ओपनिंग, इट क्लॉज एंड बाइट्स एट द बार्स और वायर्स। जिस बॉक्स में उसको रखा जाता है उसको नोचती है, बाइट भी करती है, हर एक कोशिश करती है वहाँ से निकलने के लिए। ऐसे करते करते ही बहुत सारे अटेम्प्ट्स देते हुए जो कैट है वो लैच ढूंढ लेती है और वो पजल बॉक्स खोल के बाहर निकल जाती है और उसको रिवॉर्ड मिल जाता है, क्या? फिश। In this way, it made a number of random movements. In one of the random movements, by chance, the lash was manipulated. The cat came out and got its reward responses. Now, it was able to open the door without any error. In other words, you can say the cat learned the proper way to open the door. इसी थ्योरी को थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रिंसिपल भी बोल दिया या फिर एसआर थ्योरी भी कह दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग इज स्टिमुलस। लर्न करने के लिए एक स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। सेकेंड, रिस्पॉन्स का होना भी ज़रूरी है। एंड थर्ड, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक कनेक्शन भी ज़रूरी है। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। इन दिस द लर्नर रीचेज द राइट रिस्पॉन्स बाय एफर्ट एंड मिस्टेक। इसीलिए ही इसको थ्योरी ऑफ ट्राई एंड मिस्टेक या फिर ट्रायल एंड एरर भी बोला जाता है। कुछ स्टेजेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है ड्राइव। ड्राइव क्या होता है? इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट इट वाज हंगर एंड वाज इंटेंसिफाइड विद द साइट ऑफ फूड। यहाँ पर ड्राइव क्या चीज़ है? इस एक्सपेरिमेंट में जो कैट है वो भूखी है और जो उसकी ड्राइव है उसको इंटेंसिफाई करने के लिए क्या रख दिया गया है? एक फूड रख दिया गया है जो कि है फिश। सेकेंड है गोल। व्हाट इज़ गोल? गोल, इट इज़ टू गेट द फूड बाय गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स। उस कैट का गोल क्या है? उस पजल बॉक्स में से बाहर निकलना और जो फूड रखा गया है, जो फिश रखी गई है, उसको पाना। नेक्स्ट थिंग इज ब्लॉक। व्हाट इज़ ब्लॉक? द कैट वॉज कन्फाइंड इन द बॉक्स विद अ क्लोज्ड डोर। जिस बॉक्स में उस कैट को रखा गया था वो एक ब्लॉक ही तो था, वो एक ऑब्स्टेकल था कैट के लिए, और उसको इंटेंसिफाई कर दिया कैसे? उस बॉक्स का दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। उसके लैश को ही तो ढूंढना था, उसको खोल के तभी तो बाहर आ सकती थी वो। यही चीज़ उसके लिए क्या थी? एक ऑब्स्टेकल थी। द नेक्स्ट थिंग इज़ रैंडम मूवमेंट्स। उसने बहुत सारे एफ़र्ट्स करे उस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए। जो एफ़र्ट्स उसने करे उसको बोला गया है रैंडम मूवमेंट्स। द कैट परसिस्टेंटली ट्रायड टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स।
and by chance there was a one attempt that was success. As a result of this striving and random movement, the cat by chance succeeded in opening the door. उसको लैश मिल गया था और फिर वो बाहर बॉक्स से निकल आई. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट. पहले तो रैंडम मूवमेंट्स करे, फिर उसने जो लास्ट बाई चांस उसको पता चल गया कि ऐसे खुलना है डोर, तो वो था एक प्रॉपर सिलेक्शन मूवमेंट का, जिससे कि वो लैश को खोल सकती थी. ग्रेजुअली द कैट रिकॉग्नाइज द करेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ लैश. इट सेलेक्टेड द प्रॉपर वे ऑफ मैनिपुलेटिंग द लैश आउट of its all the random movements it did. The last is fixation. At last, the cat learned the proper way of opening the door by eliminating all the incorrect responses and fixing the only right response. Now it was able to open the door without any error. लास्ट में क्या हुआ, कैट ने लर्न कर लिया कि उस डोर को कैसे खोला जा सकता है. थॉर्नडाइक ने 3 लॉज दिए हैं. पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा लॉ ऑफ अफेक्ट एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज. व्हाट डज लॉ ऑफ रेडीनेस स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट, फॉर इट टू डू सो इज सेटिस्फाइंग. व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज नॉट रेडी or it is not in readiness to conduct, for it to do so is annoying. And when any conduction unit is in readiness to conduct, for it not to do so is also annoying. अगर कोई कंडक्शन यूनिट रेडी है कंडक्ट करने के लिए तो उसके लिए ईजी है, उसके लिए सेटिस्फाइंग है कंडक्ट करना. लेकिन अगर कोई कंडक्शन यूनिट रेडी ही नहीं है तो उसके लिए अनोइंग है ना. लेकिन अगर कोई कंडक्शन यूनिट रेडी है, रेडीनेस के स्टेट में है, उसके लिए ना करना भी एक अनोइंग ही है. सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो लर्न करने के लिए रेडी है तो वो क्या होगा, ईज़िली लर्न करेगा चीज़ों को और अच्छे सेटिस्फैक्शन के साथ लर्न करेगा, विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन. बट अगर बच्चा प्रिपेयर्ड ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है लर्न करना, तो उसके लिए थोड़ा अनोइंग होगा किसी भी चीज़ को लर्न करना. लॉ ऑफ अफेक्ट क्या कहता है? इट स्टेट्स व्हेन अ मॉडिफिएबल कनेक्शन बिटवीन सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स मेड and is accompanied or followed by a satisfying state of affairs, the connection's strength is increased. And when made and accompanied by an annoying state of affairs, its strength is decreased. जैसे कि कोई भी अगर हमने एक्शन किया है, अगर उसका कंसिक्वेंस प्लेजरेबल होता है, हमें अच्छा लगता है, तो वो उसके चांसेस होते हैं दोबारा होने के उस एक्शन के. लेकिन अगर हमें पनिशमेंट मिल रही है उस काम को करने के लिए तो उसके चांस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. इन सिंपल वर्ड इट मीन्स दैट लर्निंग टेक्स प्लेस प्रॉपरली व्हेन इट रिजल्ट इन सेटिस्फैक्शन एंड लर्नर डिराइव्स प्लेजर्स आउट ऑफ इट. इफ द चाइल्ड failure or dissatisfaction, the progress on the path of learning is blocked. All the pleasant experiences have a lasting influence and are remembered for a long time, while the unpleasant ones are soon forgotten. Now comes law of exercise. Law of exercise में 2 laws हैं, law of use and law of disuse. हमें अच्छे से पता है कि अगर कोई चीज़ हमारे प्रैक्टिस में है तो उसके चांसेस क्या है, वो हमें अच्छे से लर्न होगी. लेकिन अगर कोई चीज़ प्रैक्टिस में है ही नहीं तो ऑब्वियसली वो फॉरगेट हो जाएगी, भूल जाएंगे. ऐसे ही हमारे साथ होता है ना, जब हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमें पता होता है कि कैसे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन. लेकिन अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं तो हम भूल जाते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया था. ओके गाइज़, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दूँगी, आप वहाँ भी मुझे मेल कर सकते हो. मोरोवर, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ईमेल पर ही, या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी और बना दूँगी. ओके, बाय बाय, टेक केयर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन.